Okay, next topic is Poisson's ratio. Okay, let's consider bar. इस बार को जब आप इस तरह से लोड लगाते हैं, आप जब इसको खींचते हैं तो दो तरह की चेंजेस आ रही होती हैं। लेट्स से ये एक सर्कुलर बार है, ठीक है, मैंने इसको 2D में ड्रॉ कर दिया, एक सर्कुलर बार है। एक चेंज ये होगी, यानी ये जो डायमेंशन है, मैं सर्कुलर बार इसलिए बता रहा हूँ आपको कि दिस डायमेंशन इज द डायमीटर, ठीक है। ये जो डायमेंशन है ना, ये इसका डायमीटर है। और लेट्स से ओरिजिनल डायमीटर ये इसका डी नाट, और ये ओरिजिनल इसकी लेंथ एल नाट है। जब आप लोड लगाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैव इंक्रीज्ड लेंथ, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और डायमीटर इसका रिड्यूस होगा। ऐसे ही होगा। अब मैंने थोड़ा सा इसको एग्जैजरेटेडली शो कर दिया है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया उस डायरेक्शन में एक तो एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई ना, यानी एक तो वो स्ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गई, जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया उस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल स्ट्रेन की बात हो रही है, ठीक। तो उस डायरेक्शन में एक नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, या मैं इसको मैं उस डायरेक्शन को मैं कहता हूँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं उसी डायरेक्शन को मैं कह रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एल, वेयर डेल्टा इज चेंज इन लेंथ, और दूसरी जो डायरेक्शन है यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन, डायमीट्रिकल जो डायरेक्शन है, उसके अंदर भी एक चेंज आई है। उस डायरेक्शन को हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन कह रहे हैं, यानी वो डायरेक्शन जो लोडिंग के अलोंग है, दैट इज, यानी longitudinal means along the loading axis। अच्छा, और ट्रांसवर्स स्ट्रेन ये ज़ाहिर उसके परपेंडिकुलर है, ये इस केस में डायमेट्रिकल प्लेन के अलोंग जो डायमीटर की अंदर रिडक्शन हुई है। सो इफ इफ चेंज, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, चेंज इन डायमीटर, इस केस में हम डायमीटर कह सकते हैं सर्कुलर एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक होगा। अच्छा, अगर ये जो चेंज इन लेंथ है, अगर ये पॉजिटिव हो, यानी ये इसमें लॉन्गेशन आती हो, तो ये जो चेंज इन डायमीटर है ये शॉर्टनिंग होगी। अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर रिड्यूस होगा ना, यानी ये नेगेटिव होगा, चेंज इन डायमीटर विल बी नेगेटिव। और वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर ये नेगेटिव होती, यानी इसमें अगर हम इस तरह की लोडिंग लगा रहे होते, कंप्रेस कर रहे होते इसको, शॉर्टनिंग अगर इसमें हो रही होती यहाँ पे, यानी अगर ये नेगेटिव होता तो ये इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में ये डायमीटर इसका बढ़ता, थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ये कोशिश करता, तो ये पॉजिटिव होता। यानी ये जो यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन की जो सेंस है ये अपोजिट होगी। एग्री? तो अगर मैं इस एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर दूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन लॉन्ग इस तरह कह दूँ, ये लॉन्गिट्यूडनल यानी लॉन्ग फॉर लॉन्गिट्यूडनल, अगर इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, और एप्सिलॉन ट्रांसवर्स को मैं लेटरल कह दूँ, तो ये जो रेशो होगी, पॉइजन रेशो इज व्हाट, पॉइजन रेशो इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ठीक है, न्यू, ग्रीक लेटर न्यू।
it is equal to it is ratio of lateral strain, lateral कह लें या transverse कह लें, to the longitudinal strain. ठीक हो गया? यानी एक ही लोड लग रहा था, उसी एक ही लोड ने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर दिया और उसी लोड के लगने से की वजह से लेटरल डायरेक्शन में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है. ठीक है? सो सेम फोर्स, यानी ये नहीं है कि कोई अलग अलग फोर्सेस हैं जो इनको प्रोड्यूस कर रही हैं. वन सिंगल फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एलोंगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लोडिंग, जिस डायरेक्शन में लोड लग रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में वो शॉर्टनिंग प्रोड्यूस कर रही है, यानी डायमीटर को रिड्यूस कर रही है. सो ये जो रेशो होगी इसका और हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसकी सेंस और इसकी सेंस अपोजिट होगी. इफ दिस इज positive, I mean if this is elongation, this will be shortening, and vice versa. If this is shortening, this will be expansion. So it means कि ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर बनेगा. लेकिन अगर हम डेफिनेशन के अंदर ही नेगेटिव साइन रख लें ऐसे, अब इसका मतलब ये कि ये रेशो का आंसर तो नेगेटिव निकलेगा बिकॉज ऑपोजिट सेंसेस ऑफ एप्सिलॉन लेटरल एंड एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल. लेकिन हमने बाहर ही एक माइनस साइन लग दी, यानी नेगेटिव ऑफ दिस रेशो, तो अब ये एक पॉजिटिव नंबर बनेगा. और जिस तरह से हर मटेरियल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ये जैसे स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कह लें, इसी तरह या उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है ना, इसी तरह पॉइजन रेशो इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी. ठीक है? पॉइजन रेशो मटेरियल की प्रॉपर्टी है. इसलिए आपको ये नेगेटिव साइन नजर आ रहा है. ठीक है? सो दिस न्यू इज पॉइजन रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. और जाहिर है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी ना, ये भी एक स्ट्रेन है, ये खुद स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. और जाहिर है कि पॉइजन रेशो तो उन दो स्ट्रेन्स की रेशो है. ठीक है? स्ट्रेन खुद रेशो है, नॉर्मल स्ट्रेन खुद एक रेशो है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमीटर और ओरिजिनल डायमीटर. और ये फिर उन दो रेशोज का रेशो, यानी ये जाहिर है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी. अब कॉमन जो वैल्यूज हैं, ये अक्सर ऐसे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, पीपीएससी के या एफपीएससी के एग्ज़ाम्स, उनमें ये सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि कंक्रीट की पॉइजन रेशो कितनी होती है, और या स्टील की पॉइजन रेशो कितनी होती है. तो इफ़ आई कैन सी द वैल्यूज ओवर हेयर, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन आई नीड टू सी. वैसे आई थिंक बिटवीन 0.2 एंड 0.3 ये वेरी करती है, बट मुझे ये देखना पड़ेगा एग्जैक्ट इनकी क्या वैल्यूज़ हैं. मुझे जस्ट एक याद रखने वाली बात ही है बस, और तो कुछ नहीं है. जैसे यहाँ पर आपको ये 3D फिगर नज़र आ रही है, ओरिजिनल शेप नज़र आ रही है, फिर आपको फाइनल शेप नज़र आ रही है. ओरिजिनल शेप की लेंथ थोड़ी कम है, फाइनल शेप की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है. टोटल एक्सटेंशन का हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे. अगर दोनों साइड पे फ्री होगा, एक्सटेंशन हो सकेगी, तो ये दोनों साइड पे एक्सटेंड करेगा, तो टोटल एक्सटेंशन का हाफ इस तरफ होगा और हाफ इस तरफ होगा. और बाकी आप चेंज इन डायमीटर कह लें, चेंज इन डायमीटर देख लें या चेंज इन रेडियस देख लें, वो एक ही चीज़ होगी. ओरिजिनल रेडियस वाज r एंड नाउ द रिड्यूस्ड वी हैव अ चेंज रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा प्राइम. तो बहरहाल इस तरह से आगे कुछ सिंपल आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं. बार मेड ऑफ A36 स्टील हैज़ द डायमेंशन शोन. If an axial force is applied to the bar, determine the change in its length and the change in the dimensions of its cross section. The material behaves elastically. ठीक है? तो अब अगर लोड आपको गिवन है 80 किलोन्यूटन टेंसाइल लोड है और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, तो P/A आप कर लेंगे तो आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा. ठीक है? दिस इज हाउ यू कैन डू इट. लोड आपको पता है, नॉर्मल लोड, नॉर्मल फोर्स आपको पता है 80 किलोन्यूटन, तो आपने न्यूटन्स में कन्वर्ट किया, और ये अपने क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस गिवन थी तो आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल दिया. ये स्ट्रेस आपके पास आ गया.
ठीक है। और A36 स्टील के जो ये तो आपने स्टील में पढ़ भी लिया है। A36 वैसे इसमें 36 क्या है? जो हम कहते हैं A36 स्टील, तो A36 क्या चीज़ है? स्टील ग्रेड सर। जी, ये स्टील ग्रेड है, ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। EST स्टील के लिए, ठीक है। ST का स्टैंड्स फॉर स्टील, यानी EST मींस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ये 200 गीगापास्कल होती है, या अगर US कस्टमरी सिस्टम में काम कर रहे हो तो 29,000 KSI। Now the strain in the Z direction would be simply equal to stress in the Z direction divided by EST। ठीक है, सिंपल। हुक्स लॉ यूज किया, चूंकि हमें गिवन था कि द मटेरियल बिहेव्स इलास्टिकली, इसलिए हमने हुक्स लॉ यूज कर लिया, बिकॉज फॉर इलास्टिक, जब तक ये इलास्टिक रेंज में होगा तब तक दिस इज वैलिड। ठीक है, एग्री? सो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 80, अच्छा ये यूनिट्स भी देख लें ज़रा। 80 इंटू 10⁻⁻6, और अब मिलीमीटर पर मिलीमीटर तो वही कैंसिल हो जाएंगे ना, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि हमने SI सिस्टम में काम कर रहे हैं और मिलीमीटर पर मिलीमीटर में हमने इसको रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, मीटर पर मीटर भी लिख लेते तब भी बात वही बात होनी थी। इंच पर इंच होता तब भी यही बात होती, यानी ज़ाहिर है तो यूनिटलेस, लेकिन अगर बताना हो कि ये किस सिस्टम में हम काम कर रहे थे जिसमें हमने ये वर्किंग की है, तो आप सिंपली इंच पर इंच, फुट पर फुट, मीटर पर मीटर, मिलीमीटर पर मिलीमीटर भी आप लिख सकते हैं इसके साथ। ओके, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म सॉरी, अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, यानी हम लैब में खड़े हैं और हमारे पास ये बार है और हम इसके ऊपर ये एक सर्टेन नॉन लोड अप्लाई कर दें 80 किलोन्यूटन की, और क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन हमें इसकी पता है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है, जस्ट अ मिनट में इसको एडमिट कर दूं, सॉरी, एक चीज़ होती है कैलकुलेटेड क्वांटिटी, एक होती है मेजर्ड क्वांटिटी। यानी आप करते हैं ना, लैब परफॉर्म करते हैं तो आप ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस का आप करते हैं ना, हेडिंग बनाते हैं। यानी ऑब्जर्वेशंस वो चीज़ है जो आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर की हो, और कैलकुलेशंस वो चीज़ है जो एक आपने रीडिंग्स ले ली थी, उनको प्रोसेस करके जो आप आंसर्स निकाल रहे हैं वो कैलकुलेटेड क्वांटिटीज होती हैं, प्रोसेस्ड पैरामीटर्स आप कह सकते हैं उनको, कैलकुलेटेड क्वांटिटीज। तो एक होती है एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटी, एक होती है कंप्यूटेड क्वांटिटी या कैलकुलेटेड क्वांटिटी। अब मुझे ये बताएं कि जो हम स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेस एक मेजर्ड क्वांटिटी है या ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी है? स्ट्रेस, आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना हो जो डायरेक्टली स्ट्रेस मेजर करता और बता रहा हो कि बार में इतनी स्ट्रेस इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है? बताएं, स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किया है या मेजर किया है? अगर हम ये फोर्स मेजर किया हो 80 किलोन्यूटन और डायमेंशन जो गिवन है ये भी मेजर किया हो, बताएं। कैलकुलेट किया होगा सर। कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। 80 किलोन्यूटन का लोड, ये तो लोड तो मेजर किया होगा, और जो डायमेंशंस हैं 50 मिलीमीटर और बाय 100 मिलीमीटर जो क्रॉस सेक्शन है ये भी मेजर्ड क्वांटिटी है। लेकिन इनके अगर हम रेशो लें P/A या N/A, तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटेड क्वांटिटी है जिसको स्ट्रेस हम कह रहे हैं, वो फाइंड करने जा रहे हैं। सो स्ट्रेस, ये आप मतलब
आप जहन में बिठा लीजिएगा, स्ट्रेस कभी मेजर नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस इज अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी। एक रेशियो है ना कि लोड जो लगाया था, दैट लोड पर यूनिट एरिया अगर हम उसको देखें तो कितना बनता था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं साइड क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क है? प्रेशर भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, क्या फर्क है प्रेशर में और स्ट्रेस में? डिफॉर्मेशन नहीं करती है और स्ट्रेस डिफॉर्मेशन करती है, स्ट्रेन पैदा करती है। somewhat right, but ओके, प्रेशर भी तो कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर लेता। सर वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ जाता अपना। तो मतलब अगर हम, असल में तो यहाँ पे लोड लग रहा है ना, उसी लोड को हम कह रहे हैं डिवाइडेड बाय एरिया, यही स्ट्रेस भी है, यही प्रेशर भी होता है। तो क्या फर्क हुआ दोनों में? प्रेशर भी जब हम कह रहे थे ना, तो प्रेशर इज ऑलवेज ऑन अ सर्टेन सरफेस, यानी जिसको आप, सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो जिसको आप हाथ लगा सकते हो। ये सरफेस है ना एक, जिस पे लोड लग रहा है, और आप इसको हाथ लगा सकते हैं ना, जिस एरिया पे लोड लग रहा है आप इसको टच कर सकते हैं ना, एक एक्सटर्नल सरफेस है, ऐसा ही है। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, whereas स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वो इंटरनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? अगर आप एक सेक्शन काटेंगे और उस सर्टेन एरिया को एक्सपोज करेंगे, वरना आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। मतलब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कितना स्ट्रेस है इस बार में, तो आप क्या करेंगे? यू कंसिडर एन इमेजिनरी कटिंग प्लेन, नॉट अ फिजिकल प्लेन, इमेजिनरी कटिंग प्लेन थ्रू दैट पॉइंट जहाँ आपने फाइंड करना है स्ट्रेस, वहाँ आप नॉर्मल, पहले नॉर्मल फोर्स फाइंड करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको पी ओवर ए नज़र नहीं आ रहा, ऑल दो वैल्यू वही है, लेकिन आपको एन ओवर ए नज़र आ रहा है। दिस एन इज बेसिकली दैट इंटरनल नॉर्मल फोर्स जो उस सेक्शन पे प्रोड्यूस हो रही है, उस क्रॉस सेक्शन पे, एंड उस जो हमने एक्सपोज किया है बाय कटिंग एन इमेजिनरी प्लेन। यानी स्ट्रेस इज इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल, इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स। ठीक है, एनीवेज ये जस्ट ऑन द गो में डिस्कस कर रहा था। So if we know stress in this direction, we can calculate strain in the same direction by using Hooke's law. Fine, ये हमने कर लिया। अगर हमें, अच्छा एक चीज़ तो ये पूछी गई थी ना, डिटरमिन द चेंज इन इट्स लेंथ। सो अगर हमें स्ट्रेन पता चल गई है, वी हैवंट येट कैलकुलेटेड द चेंज इन इट्स लेंथ। अब वो चेंज इन लेंथ को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, अगर स्ट्रेन को हमने डिफाइन किया है डेल्टा ओवर एल, तो उसको रीराइट करके डेल्टा कैन बी रिटन एज स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय एल, और एप्सिलॉन जी हैज़ बीन कैलकुलेटेड, एल जी इज नॉन, एल जी गिवन है, ये 1.5 मीटर की ओरिजिनल लेंथ है, एल जी इज द ओरिजिनल लेंथ एंड एप्सिलॉन जी इज स्ट्रेन इन द जी डायरेक्शन। सो दिस इज स्ट्रेन multiplied by original length, and you're getting the axial elongation in the bar. ठीक है, so change in its length is, if we have some elongation in the bar, 120 micrometer. Now just as this is a material property, modulus of elasticity of A36 steel, similarly the Poisson ratio of A36 steel is 0.32. ठीक है,
और ये कह रहे हैं कि बैक जो कवर है उसके ऊपर ये गिवन है। लेट मी डाउन कि ये कहाँ पे आपको बता रहा है। If I can rotate this. Average mechanical properties of typical engineering elements. If I can show you A36 steel over here, this is structural A36 steel, ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये KSI में है, ठीक है। 29,000 इंटू 10⁻³ 29 इंटू 10⁻³ KSI। और अगर आप इसमें पॉइजन रेशो देखें तो इसकी पॉइजन रेशो है ये 0.32, ठीक है। टिपिकल वैल्यू 0.32, just as this was a typical value, this is a typical value. अगर आप कंक्रीट को ढूंढें कि कंक्रीट कहाँ पर, अब कंक्रीट में बहुत सारी वेरिएशंस बन जाती है, आप पढ़ने शुरू हो गए होंगे कंक्रीट को। सो जनरली बहुत रफली उसने डिवाइड किया है लो स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ। आल दो लो स्ट्रेंथ कितना लो और हाई स्ट्रेंथ कितना हाई, ये तो आप मेरे ख्याल में पढ़ चुके होंगे कुछ चीज़ें इस बारे में, तो आपको आइडिया है कि ये बहरहाल पॉइजन रेशो दोनों के लिए 0.15, ठीक है। सो कंक्रीट के लिए 0.15, स्टील के लिए 0.32। ये वैसे इसलिए मैं आपको दिखा रहा था, ये अक्सर जो टेस्ट होते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस के में और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें इस तरह के सवाल मैंने बहुत दफ़ा देखा आ जाते हैं। या आप NTS का कोई टेस्ट वेस्ट देते हैं, इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लेते हैं। सो एक तो या ये पूछ लेते हैं कि पॉइजन रेशो होती क्या है, और ये पूछ लेते हैं कि नॉर्मली ये स्टील की कितनी होती है और कंक्रीट के लिए कितनी होती है। सो ये वैल्यू हमने यहाँ से उठा लिए बैक कवर से, इनसाइड बैक कवर। तो नाउ यूजिंग दिस वैल्यू द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन्स इन बोथ x एंड y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में तो लोड लग रहा था ना, तो उस डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ विच वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा। लेकिन जो दूसरी डायरेक्शंस हैं यानी x और y, अब इस केस में ये सर्कुलर शेप नहीं है इस बार की, ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें हम ये इसमें जो लेटरल डायरेक्शन है वो दो हैं। अब एक डायमीटर तो फिर एक ही चीज़ हो जाती है ना, एक ही वैल्यू हो जाती है दोनों डायरेक्शंस में x और y में। लेकिन अब ये चूंकि रेक्टेंगुलर है तो अब इसमें एक x ये वाली 100 मिलीमीटर वाली डायरेक्शन है x और दूसरी 50 मिलीमीटर डेप्थ के अलॉन्ग y। तो इन दोनों डायरेक्शन में अब वी विल हैव डिफरेंट स्ट्रेन्स। सो लेट्स कैलकुलेट, सॉरी नॉट डिफरेंट स्ट्रेन्स बट डिफरेंट चेंजेस इन दी डायमेंशन, यानी 100 मिलीमीटर में और 50 मिलीमीटर स्ट्रेन तो वही होगी, लेकिन ज़ाहिर है जो ओरिजिनल लेंथ चूंकि डिफरेंट है तो दी चेंज इन लेंथ वुड बी डिफरेंट, ठीक है। नाउ एप्सिलॉन x इज इक्वल टू एप्सिलॉन y, ठीक है। दोनों ही लेटरल स्ट्रेन्स हैं एंड बोथ ऑफ देम शुड बी सेम, और वी हैव कैलकुलेटेड देम इक्वल टू माइनस टाइम्स पॉइजन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। क्योंकि पॉइजन रेशियो को हमने कैसे डिफाइन किया था, माइनस, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, यानी उसको इस तरह इसी इक्वेशन को हमने वहाँ जाके ऐसे रीराइट कर दिया, एप्सिलॉन लेटरल को ऐसे लिख दिया इक्वल टू माइनस पॉइजन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो हमारे केस में अब एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन y दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स, और माइनस 0.32 इंटू ये 0.32 मैंने न्यू की वैल्यू यानी पॉइजन रेशो की वैल्यू लिख दी है, और एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल की यहाँ पे जो भी वैल्यू है 80 into 10 raised to the power minus 6. This is how you will be getting epsilon x and epsilon y, ठीक है। -25.6 माइक्रोमीटर पर मीटर। अच्छा, इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी है, जैसे आपको 80, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ये लिखा हुआ है ना 18 × 10⁻⁶ मिलीमीटर पर मिलीमीटर। मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, ये कन्फ्यूजन आपको ना रहे। हम 80 × 10⁻⁶ सॉरी
मीटर पर मीटर या मिलीमीटर पर मिलीमीटर ये भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं अगर इसको इकट्ठा कर दूँ इन दो को तो मैं माइक्रोमीटर कह सकता हूँ इसको। आई कैन राइट इट एज दिस 80 माइक्रोमीटर पर मीटर। ठीक है। और इसी का एक और समटाइम्स हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख लेते हैं 80 माइक्रोज। इसका मतलब भी यही है जो अभी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट वेज टू से द सेम थिंग। सो अब ये 120 आंसर, असल में आंसर क्या आया था 120 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा सॉरी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखना था, सॉरी ये असल में आंसर क्या आया था -25.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर मीटर या मिलीमीटर पर मिलीमीटर। और हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया -25.6 माइक्रोमीटर पर मीटर। नाउ द चेंजेस इन द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन वुड बी, हर जो मसलन एक्स की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ओरिजिनल डायमेंशन इन द एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो 100 मिलीमीटर या 0.1 मीटर है। सो इसलिए हमने ये 0.1 मीटर और ये स्ट्रेन, इसी तरह से ये LY इज़ 0.05 तो इसलिए हमने 50 मिलीमीटर या 0.05 मीटर तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट